चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट में हमने वीडियोस बना लिए थे। सेकंड चैप्टर का पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो है और आज थर्ड चैप्टर का भी हम एक ही वीडियो बनाने वाले हैं। थोड़ा बहुत लंबा सेशन होने वाला है, लेकिन आप कान पे ईयरफोन डाल के पूरा सेशन अटेंड करिए, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा और यही चीज़ आपको एग्जामिनेशन में लिख के आनी है, राइट। नोट्स की अगर बात करें, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स कब अवेलेबल कराएंगे। बहुत ही जल्द, विद इन 1 और 2 डेज, संडे तक नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके। किसी भी वीडियो के जो रिवीजन सीरीज है हमारी, उसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। और मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ बच्चों को, जो नोट्स होंगे वो पेड होंगे। अगर प्रॉब्लम आती है कि सर पेड क्यों रखें, तो प्लीज़ आप अपने स्कूल के नोट्स वगैरह रेफ़र कर सकते हैं, जो बुक्स हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो आपके क्लासेस ले रहा हूँ उसमें से आप जो भी नोट्स बना सकते हैं वो बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपको नोट्स परचेज ही करने हैं, मेरे नोट्स ही पढ़ने। मेरा मकसद पढ़ाना है। आप कहीं से भी मटेरियल अरेंज करके पढ़ें, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे नोट्स परचेज करते हैं तो कहीं और से फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो जो नोट्स आप परचेज करेंगे, सिर्फ आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, आपके फोन में रहेगा, जब भी आप चाहें उससे पढ़ सकते हैं। चलिए सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 3, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 3 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल क्या थे? मैनेजमेंट के फिलोसोफर थे। हेनरी फ्योल का मेन जो फोकस था वो था टॉप लेवल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। क्या था? टॉप लेवल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो 14 जो प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्योल के, वो सारा जो उनका मोटो है, फोकस है, वो है टॉप लेवल या मिडिल लेवल के जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल हैं। 14 में से सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? वर्क को डिवाइड कर दो। पहले क्या होता था, हेनरी फ्योल ने अपनी कंपनी में देखा कि जब वो थे, उनसे पहले क्या होता था कि वर्क को बिना डिवाइड करे एक ही वर्कर को बहुत सारा काम दे दिया जाता था, तो वो ना काम कर पाता था, ना एफिशिएंटली रिजल्ट आ पाते थे, मतलब कुछ भी नहीं हो पाता था। तो उसने तरीका अपनाया डिवीजन ऑफ वर्क का, कि भैया वर्क को, जितना बड़ा वर्क होगा उसको छोटे पोर्शंस में अलग अलग वर्कर्स को दो। और कैसे दो वर्कर्स को? उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो वर्कर जिस काम में अच्छा है उसको वो काम अगर दोगे तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उस काम को परफॉर्म कर पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि वर्क को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करिए और वर्कर्स की कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वो वर्क दीजिए। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जब आपको किसी का कर्तव्य मिलता है कि ये काम हमें परफॉर्म करना है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, हेनरी फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो मिसमैच हो जाएगा। एक मैनेजर को एक प्रॉपर अथॉरिटी मिलनी चाहिए काम करने की, प्लस उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक बैलेंस वे में मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को आप देते हैं या मिलती है तो उससे क्या होता है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार के नीचे दब जाता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रेशराइज समझेगा खुद को कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे दी मुझे, जानता हूँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो इफेक्टिवली या बिना प्रेशर के परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल का कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आप किसको कितनी अथॉरिटी देते हो, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ना अथॉरिटी का मिसयूज होना चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा ओवर अथॉरिटी या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से अवॉइड करिए, राइट। तो प्रॉपर बैलेंस है इसका मतलब। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, डिसिप्लिन की बात करें। डिसिप्लिन नॉर्मल सा प्रिंसिपल है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में किसको रहना चाहिए? टॉप लेवल को रहना चाहिए। अगर टॉप लेवल डिसिप्लिन में रहेगा तो उसको देखकर मिडिल लेवल भी रहेगा और लोअर लेवल भी रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके 3-4 भाई हैं तो सबसे बड़ा भाई अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो वो छोटों में भी इंप्रेशन जाता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल अगर अच्छा करता है तो मिडिल और लोअर लेवल में भी वो इंप्रेशन जाता है। देयरफॉर डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब होता है एक, कमांड मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो हेनरी फ्योल कहते हैं अगर एक से ज्यादा लोग एक पर्सन को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन
एक वर्कर को किसी एक बॉस से ही मिलने चाहिए। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन एक वर्कर को, एक सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर या एक ही बॉस से मिलने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा से मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हो रहा है बच्चों? तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? देयर शुड बी अ सिंगल सुपीरियर और अ सिंगल बॉस अंडर अ सबऑर्डिनेट और अ वर्कर। यस, चलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल है। यूनिटी मतलब एक ही होता है, डायरेक्शन मतलब यहाँ से गोल से रिलेटेड है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो एक ही फ्रंट पे होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा मल्टीपल गोल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, डिपार्टमेंट का सिंगल गोल होना चाहिए और सब जितने भी डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, राइट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक ही गोल होना चाहिए। मल्टीपल गोल्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि जनरल इंटरेस्ट से यहाँ पर मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मतलब है वर्कर्स का इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सिंपली इसका मतलब क्या होगा? अगर मान के चलिए वर्कर्स चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनका पे स्केल बढ़ना चाहिए, तो एक मैनेजर को वर्कर्स को कैसे समझाना है कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करी तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी सैलरी तो बढ़नी है, राइट। तो सिंपल सा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, ना कि खुद के पर्सनल गोल के बारे में ज़्यादा नहीं उनको सोचना चाहिए। उनके दिमाग में मैनेजर को ये डालना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जैसे ही अचीव होंगे आपके पर्सनल गोल तो अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, 14 के 14 प्रिंसिपल आना बहुत ही रेयर केस होता है, 1 या 2% है। इनमें से क्या आएगा? 14 में से आपसे कोई सा भी 4 या 5 या 6 प्रिंसिपल पूछ ले जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता 6 कौन से होंगे, राइट। तो इसलिए हमें 14 के 14 का आइडिया होना चाहिए कि कह क्या रहे हैं प्रिंसिपल। 6 या 7 याद करके जाइए और सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। तो हेनरी फ्योल सिंपल सा कहते हैं कि भाई बिना सैलरी के कोई भी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता, इसलिए हर मैनेजर को, हर लीडर को, हर बॉस को अपने वर्कर्स को टाइमली सैलरी देना जरूरी है ताकि वो मोटिवेट होकर काम कर सकें। 8th आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलता है कि एक वर्कर को दूसरे वर्कर से बात करने के लिए एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉलो करना चाहिए। चेन ऑफ कमांड से यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर मान के चलिए अगर एक स्टूडेंट को अगर प्रिंसिपल से बात करनी है तो उसको पहले अपने क्लास टीचर से परमिशन लेनी है, फिर अपने इंचार्ज से परमिशन लेनी है, फिर अपने वाइस प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, फिर जाके प्रिंसिपल से वो बात कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो स्टूडेंट है वो सीधा जाके प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। इससे क्या होता है? चेन ऑफ कमांड टूट जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है कि स्केलर चेन को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात भी की है कि अगर अर्जेंट मैटर हो तो क्या हो, तो एक प्रिंसिपल है या एक इसका ही पॉइंट है गैंग प्लैंक, GANGPLANK, उसके थ्रू अर्जेंट मैटर में जो हमारा स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल के पास जाके बात कर सकता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो इतना गैंग प्लैंक अगर नहीं भी समझाना है तो स्केलर चेन में क्या समझाना है कि भैया चेन ऑफ कमांड होती है वेयर सबऑर्डिनेट और अ पर्सन हैज टू follow a certain chain of command और a certain hierarchy बोलते हैं in order to talk to a certain person और his boss और जो भी है उसका पर्सन, राइट। यहाँ पर 9th प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? देखिए दो चीजें, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन जब एक इंडिविजुअल या एक ही डिपार्टमेंट लेता है हम उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हो और सारे डिसीजन आप खुद ही ले रहे हो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे होता है ना सेंट्रल बैंक, सारे बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक एक ही होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। वैसे ही सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब सारा डिसीजन एक ही डिपार्टमेंट या एक ही इंडिविजुअल लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब आप डिसीजन लेने से पहले सबसे सलाह मशवरा या कंसल्टेशन करते हो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब एक ही डिपार्टमेंट सारे डिसीजन ले, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने से पहले आप सबसे कंसल्ट कर रहे हो, उनका फीडबैक पूछ रहे हो, राइट। ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर लाइनस। ऑर्डर से कंफ्यूजन मत होना कि ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर से मतलब है ऑर्डर लाइनस। इसका मतलब होता है हर चीज की अपनी एक जगह होती है और ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। इधर उधर बिखरी हुई चीजें होना अच्छी बात नहीं है। देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ सर्टेन थिंग एंड दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। यस,
11th है इक्विटी। इक्विटी से मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनको उनके कास्ट के बेसिस पर, उनके जाति के बेसिस पर, रंग के बेसिस पर अलग अलग कास्ट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हर वर्कर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मतलब होता है फिक्स रखना, पर्सोनल मतलब है वर्कर्स को। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को लंबे समय तक एक ही वर्क दिया जाना चाहिए ताकि एक वर्कर उस काम में एक्सपर्ट बन सके। अगर आप जरूरत से ज़्यादा जल्दी किसी भी वर्कर्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज करोगे तो वो ना तो एक काम में अच्छा बन पाएगा और ना ही वो कोई भी काम लंबे समय तक उस काम को सीख पाएगा। तो यहाँ पर मेन फोकस क्या है, वर्कर को एक्सपर्ट बनाना। वो कब बन पाएंगे, जब वर्कर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही काम लंबे समय तक करेगा। यस, चलिए इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना। तो यहाँ पर इनिशिएटिव से क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स होगा उसको इनिशिएटिव लेने देना चाहिए एक मैनेजर को या लीडर को। लीडर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बिना डरे, बिना हेजिटेट फील करे वर्कर्स आगे आके बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा ले। पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प्स से मतलब होता है टीम स्प्रिट। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर एज अ टीम लोग काम करना चाहें, टीम में रहकर उनकी आपस में अच्छी बने, अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो, हार्मनी भाईचारा मेंटेन हो और कोई भी टास्क को वो एफिशिएंटली और कम समय में कम कॉस्ट के साथ अकम्प्लिश करें। स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट, एकता, एक भावना। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए कंट्रीब्यूशन में 3 चीजें आती हैं। एक तो एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एक आता है मैनेजेरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग और तीसरा आता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3 एक्टिविटीज आती है। क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल। तो हमें ये 3 एक्टिविटीज के अंदर का मटेरियल भी समझाना है और ये तीनों एक्टिविटीज समझानी है। पहला है एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देखिए इसके अंदर में क्या आता है, हेनरी फेयोल ने इंडस्ट्रीज को वेरियस 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है, टेक्निकल एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है। फिर आता है कमर्शियल एक्टिविटी मतलब सेल और एक्सचेंज में जो एक्टिविटीज काम में आती है उसको कमर्शियल एक्टिविटी कहा है। फिर होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब पैसों से लेन देन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। फिर आता है सिक्योरिटी एक्टिविटी मतलब जो भी एसेट्स और मटेरियल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे वो होता है सिक्योरिटी एक्टिविटी। फिर आता है अकाउंटिंग एक्टिविटी मतलब स्टॉक वैल्यूएशन, पीएनएल वगैरह, बैलेंस शीट स्टैटिस्टिक वगैरह, वो सारी एक्टिविटी आती है। फिर आता है मैनेजेरियल एक्टिविटी जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल आता है हमारा। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये 6 एक्टिविटीज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को डिवाइड कर रखा है हेनरी फेयोल में। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है मैनेजेरियल क्वालिटी। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग किसी भी मैनेजर में 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी है, फिजिकल मतलब उसकी हेल्थ वगैरह गुड नेचर का होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल से मतलब है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, अच्छा डिसीजन लेना आना चाहिए, विजडम होना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है मॉरलिस्टिक मतलब उसका एथिकल वो बंदा सही होना चाहिए, कैरेक्टर उस बंदे का सही होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। पूरा बच्चों क्लियर। उसमें नॉलेज तो होनी चाहिए। नॉलेज एक होता है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड और अपने जो भी वो काम कर रहा है उसको कैसे एक्सपेंड कर सकता है उसकी नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज से मतलब है एक्चुअल में जिस चीज़ की वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उस काम की उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आप दूसरों से काम तभी करा पाओगे जब आपको उस काम की नॉलेज है। यस चलिए एक्सपीरियंस आता है। भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मैनेजर को। स्किल्ड तभी कहलाएगा वो जब उसको लंबे समय का एक्सपीरियंस होगा काम करवाने का या करने का, राइट। और थर्ड आता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स में आप जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आता है। तो ये 3 एक्टिविटीज को हमें समझाना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई पहली, फिर मैनेजरियल क्वालिटीज हो गई और एलिमेंट्स आ गया। इंडस्ट्रियल में 6 पॉइंट, मैनेजरियल क्वालिटीज में 6 पॉइंट, एलिमेंट्स में हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एमबीओ। ये रिसेंट में ट्रेंडिंग, ये इसको इमर्जिंग मोड्स ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। एमबीओ, एमबीई और एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहला है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको एमबीओ बोला जाता है। एमबीओ होता क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके थ्रू क्या होता है, मैनेजर्स को, एमबीओ के थ्रू मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या मैनेजर्स को बॉस बोलता है कि आप एक काम करो, हर लेवल्स पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, हर लेवल पे आपको गोल सेट करने हैं।
हर लेवल पे आपको गोल सेट करने हैं। हर डिपार्टमेंट को अपना गोल पता होना चाहिए, हर एक वर्कर्स को अपना गोल पता होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कंपनी। मतलब अगले दिन अगर वर्कर्स आए तो उसको सुबह से लेकर शाम तक पता होना चाहिए कि मुझे हर घंटे क्या करना है, आज का मेरा काम क्या है, कल का मेरा काम क्या है। हो रहा है? तो एमबीओ के थ्रू हर लेवल पे गोल सेट होते हैं और उस गोल्स के थ्रू क्या होता है, काम होता है, ताकि हम इफेक्टिवली मेजर कर सके किसने कितना काम करा है। पूरा बच्चों क्लियर? इसका मैं एग्जांपल जो हमेशा देता हूं, देखिए क्या होता है, एमबीओ अगर पहले नहीं होता है तब क्या होता है, और एमबीओ होता है तो क्या होता है, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए पहले क्या होता था, आपको ग्रुप में काम मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाना है आपको ग्रुप में बनाता है, ग्रुप में बनाना है। मान के चलिए 10 जनों का ग्रुप है, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है, तो हो सकता है उस 10 जनों में से 2 जनों ने ही वो प्रोजेक्ट करा हो, लेकिन नाम किसका फेमस होगा, सबके 10 का 10 का फेमस होगा कि भाई 10 ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी होगा। लेकिन ये एमबीओ नहीं है। एमबीओ होगा तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल को टास्क मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अब इससे होगा क्या, अब हम हर एक बंदे का परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। 10 जनों को पहले काम मिला था लेकिन करने वाले 2 ही थे। अब क्या हो रहा है एमबीओ में कि हर एक इंडिविजुअल को काम मिल रहा है ताकि उसकी परफॉर्मेंस मेजर हो सके कि उसने कितना काम करा है, उसने कितना काम करा है। पूरा बच्चों क्लियर? तो एमबीओ आपके स्कूलिंग में जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, या बोर्ड एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, तो वो एमबीओ का ही पार्ट है, जहां पर हर एक इंडिविजुअल का अलग से टेस्ट हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल का अलग से टेस्ट हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट अलग से मार्क्स स्कोर करेगा। तो वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि किसने कितना पढ़ा है, किसना कितने मेहनत करी है। पूरा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एमबीओ। हर लेवल पे गोल सेट करना ताकि वो इफेक्टिवली मेजर कर सके, हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सके, राइट। एडवांटेज क्या होंगे एमबीओ के? एमबीओ के एडवांटेज देख सकते हैं। एमबीओ सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ डेवलप मैनेजरियल स्किल एंड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को वो इंप्रूव करता है, क्योंकि मैनेजर्स को पता लग जाता है मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे लेवल्स में कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं किससे कौन सा काम करवा सकता हूँ। फिर आता है एमबीओ क्लियरली स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। एमबीओ के थ्रू स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि किससे क्या काम कराना है, कल अगर कोई बंदा आएगा तो वो क्या काम करेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कोई भी ग्रुप टास्क है तो ग्रुप में क्या क्या काम करना है, हर एक इंडिविजुअल बंदे को अपना काम समझ में आ जाता है। बिकॉज ऑफ एमबीओ इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, मतलब एमबीओ के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी, आप निगरानी रख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अब हर एक इंडिविजुअल के पास काम है। फोर्थ है, बाय एमबीओ सुपीरियर्स कैन मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब सुपीरियर मोटिवेट कर सकते हैं सबॉर्डिनेट को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास काम है, तो इंडिविजुअल जाके सुपीरियर से पूछ सकता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सुपीरियर उसकी हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उसको। फिफ्थ है, एमबीओ हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स विद ग्रुप एफर्ट्स। इससे क्या होता है, एक माहौल अच्छा क्रिएट हो जाता है, एक सिंक्रोनाइजेशन या हार्मनी क्रिएट हो जाती है बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। फिर आता है डेवलप्स कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सेम वही चीज है। तो आपको 6 इसमें क्या याद करने हैं, ये हमारे थे एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। 10-12 जितने भी है बुक्स में उतने करने की जरूरत नहीं है, 6 आप एडवांटेजेस कर सकते हैं। और इसमें अगर एडवांटेजेस वेरियस कैटेगरी में दे रखे हैं कि सबॉर्डिनेट के अलग, सुपीरियर के अलग, उसके अलग, तो वैसे करने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं हो रहे तो सबके 2-2 पॉइंट उठा सकते हैं और एक 6 पॉइंट बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाए हैं, सब उसमें कवर हो जाएगा और इंडिविजुअली आस्क या क्वेश्चन पूछने वाले भी नहीं है, राइट। लिमिटेशंस की बात करें तो यहां पर डिफिकल्ट हो जाता है मेजरेबल रियलिस्टिक गोल सेट करने। मतलब हर एक इंडिविजुअल को आपने बोल तो दिया कि गोल बनाओ उसके लिए, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी क्या है अगर हमें उसका अंदाजा नहीं है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक इंडिविजुअल के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करने। पूरा बच्चों क्लियर? सेकंड है टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बनाने बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। 1 दिन के 2 दिन के गोल बना दिए, लेकिन 1 साल तक उनके लिए गोल बनाने बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बीच में कोई भी चेंजेस आए उसकी वजह से पूरी प्लानिंग हमारी बिगड़ सकती है। मान के चलिए कि आपका सर्कुलर बढ़ चुके हैं, जैसे अभी हुआ राजस्थान बोर्ड में भी हुआ, अभी क्या हुआ कि भाई डेट अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये महामारी आ गई, कोविड आ गया, इसकी वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया। तो एमबीओ कभी कभी फेल हो जाता है जब हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज और द इवेंट्स विच कैन हैपन एनी टाइम। जो इवेंट्स कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो एमबीओ प्लानिंग होती है वो सफर हो जाती है। थर्ड है, एमबीओ प्रोग्राम में फेल बिकॉज ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कल कुछ और सोचा आपने, परसों कुछ और सोचा, आपके गोल चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से पूरा आपका प्लानिंग चेंज होनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से वर्कर्स को जो गोल दिए हैं वो भी कोई मतलब के नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी होता है पेपर
किसी और सब्जेक्ट का था, पेपर बढ़ गए हैं लेकिन बाद में पता लगता है गलत पेपर बढ़ गए हैं, तो सबसे वो पेपर आपको लेने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें एमबीओ में हो जाती है, राइट। फोर्थ है लेक ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ मैनेजर्स। जी हाँ, अगर मैनेजर्स इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, पार्ट नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, तो भैया एमबीओ फेल है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हर एक अगर स्टूडेंट को काम देना है तो अगर टीचर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो प्रिंसिपल कितना भी अच्छा हो, बॉस कितना भी अच्छा हो, एमबीओ वर्क नहीं करने वाला। नेक्स्ट है इट इज क्रिटिसाइज्ड टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल बहुत टाइम लगता है, हर एक इंडिविजुअल का गोल बनाने में, हर एक स्टूडेंट को अलग से काम देने में बहुत टाइम लगेगा। इन एमबीओ अप्रोच मेजर थ्रस्ट मतलब फोकस इज गिवन टू रिजल्ट समटाइम्स। जी हाँ, इसमें क्या होता है, मेजर फोकस रिजल्ट को दिया जाता है, लेकिन कई बार लोग जल्दी रिजल्ट पाने के लिए गलत तरीके भी अपना लेते हैं। अगर मैंने कह दिया हर एक इंडिविजुअल को कि आपको ये काम करना है, ये काम करने से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, तो वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल गलत तरीका भी अपना सकता है जल्दी काम करने के लिए या उस प्रॉफिट को लेने के लिए। पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एमबीओ कंप्लीट हो गया है। एमबीओ में आपको मीनिंग करनी है, एडवांटेजेस करने और लिमिटेशंस करनी है। ये टॉपिक 6 मार्क्स में आ सकता है, तो उसके हिसाब से 6 पॉइंट हमें एडवांटेजेस के और लिमिटेशंस के करने हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हो रहा है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको MBE बोला जाता है। सिंपल सा मतलब है, सुनिएगा। MBE मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दैट मीन्स सिर्फ एक्सेप्शनल मैटर। एक्सेप्शनल मतलब ऐसे मैटर जो रोज नहीं होते, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर मैटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही मैटर मैनेजमेंट तक पहुंचने चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट या इतने इंपॉर्टेंट मैटर जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो मैनेजर्स अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट करने चाहिए। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल स्कूल लेवल पे ही लेते हैं। देखिए MBE के थ्रू प्रिंसिपल क्या बोलता है टीचर्स को, अगर MBE जो टेक्निक है वो एम्प्लॉय करनी है, यूज़ करनी है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल बोलेगा टीचर्स को कि हर एक बच्चे को जिसको भी मुझसे बात करनी है मेरे पास मत भेजा करो, अपने लेवल पे ही टीचर्स आप लोग स्टूडेंट को हैंडल करो, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी आप अपने लेवल पे हैंडल करो। मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं आना चाहिए, मेरे पास सिर्फ एक्सेप्शनल या फिर इम्पॉर्टेंट बच्चा ही आएगा जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बहुत अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट केस है, उसी बच्चे को मेरे पास भेजो। नहीं तो MBE जब नहीं होता उससे पहले क्या था, हर एक बच्चा प्रिंसिपल के पास जा रहा था और प्रिंसिपल के रूम में बहुत भीड़ लग जा रही थी। तो भीड़ कम करने के लिए MBE टेक्निक को हमने फॉलो करा, जहाँ पर हमने मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो भी मैनेजर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, उनको हमने पावर दे दी कि आप अपने लेवल पे जो भी वर्कर्स की कंप्लेन होगी, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट करो। अगर आप अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे हो, कोई अर्जेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है कि भाई बात करनी है प्रिंसिपल से, तब आप उसको हमें आने दो। तो वो जो इंपॉर्टेंट मैटर, एक्सेप्शनल मैटर वाले होंगे, गिने चुने लोग होंगे, और उनकी प्रॉब्लम को हैंडल वो प्रिंसिपल या एक बॉस कर पाएगा। हो रहा है बच्चों क्लियर। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस ऑफ MBE है, देख लेते हैं। MBE क्या करता है भाई, टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है। प्रिंसिपल का टाइम भी सेव हो गया, एनर्जी भी सेव हो गया, और वो काम कर पाएगा जिसके लिए उसको अपॉइंट करा गया है, या वो काम कर पाएगा जो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लिमिटेड बच्चे उसके पास आ रहे हैं, सबका टाइम देने की उसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अर्जेंट जिसका मैटर है उसको वो टाइम दे रहा है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट होती है क्योंकि अब उसके पास जने कम है, लोग कम आ रहे हैं। रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजन, अब उसको हर टाइम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, कम डिसीजन लेगा तो डिसीजन के बारे में वो अच्छे से सोच सकता है। इट कैन लिमिट और रिड्यूस द डिविएशन इन परफॉर्मेंस। जी हाँ, परफॉर्मेंस में जो डिविएशन मतलब अंतर कम आएगा। अंतर कम क्यों आ रहा है, अंतर क्यों आ रहा था पहले ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ले रहा था और वो हड़बड़ी में हर डिसीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देख पा रहा था। अब उसके पास टाइम है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, जो प्रिंसिपल डिसीजन ले रहा है, उसके वो पॉजिटिव नेगेटिव देख पा रहा है। अब है फिफ्थ है इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ बिल्कुल, जो फिल्टर करने का काम है, सेपरेट करने का काम है, वो टीचर्स कर रहे हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका सॉल्यूशन टीचर्स दे रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है उसके लिए प्रिंसिपल के पास जाके आप बात कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन परफॉर्मिंग देयर रूटीन जॉब। अब जो सबऑर्डिनेट है, जो टीचर्स हैं, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बहुत पावर है, या उनको पूरी पावर है अपने हिसाब से काम को देखने की या काम को करने की। इट हेल्प इन इंस्टॉलिंग अफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल सिस्टम मेंटेन रखता है और हर स्कूल में यही होता है। MBE की जो टेक्निक है हर स्कूल फॉलो करता है, तभी स्कूल अच्छी तरीके से मैनेज हो पाता है, क्योंकि प्रिंसिपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल को देता है, वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज को देता है, इंचार्ज टीचर्स को देता है, और टीचर्स वो क्लियरली डिफाइन करके स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं।
लिमिटेशंस देखिए, कमियां देखिए। दिस अप्रोच प्रमोट्स पर्सनलाइज्ड डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, अब ये टीचर्स भाई राजा बन चुके हैं, टीचर राजा बन चुके हैं, तो सारे टीचर अच्छे तो होते हैं नहीं। टीचर्स के पास हो सकता है सॉल्यूशन ना हो, वो उल्टा सीधा बोल के बच्चे को बैठा तो दे, लेकिन बच्चे को अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कभी कभी नहीं मिल पाएगा। इट रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लियर एंड ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जी हाँ, एक प्रिंसिपल को क्लियरली करना पड़ेगा कि भाई क्या आपको करना है क्या नहीं करना। अगर प्रिंसिपल टीचर्स को ये नहीं समझा पा रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो भैया बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है परफॉर्मेंस में, और इसका खामियाजा पूरे स्कूल को भुगतना पड़ता है। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो, अर्जेंट मैटर हो, जिसको एक स्टूडेंट को बात करनी हो प्रिंसिपल से, लेकिन भैया एक टीचर ने उसको बैठा दिया हो, बात करने नहीं दिया, उसकी वजह से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया हो जो स्टूडेंट के लिए या स्कूल के लिए ठीक ना हो, राइट। थर्ड है पेपर वर्क बहुत होते हैं। बिल्कुल, पेपर, हर चीज़ में पेपर वर्क होंगे कि भाई सर्कुलर पास होगा तो उसके लिए पहले सर्कुलर बनेगा, ये होगा वो होगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि भाई पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स को पावर है, तो ये सब कुछ अपन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन करना पड़ेगा, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल के साथ, वाइस प्रिंसिपल को टीचर्स के साथ, राइट। This practice assumes everything is going well in absence of deviation, which gives false safety to organization. ये टेक्निक मान के चलती है कि भैया कोई भी गलती नहीं आएगी, इन केस अगर कोई गलती आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस की गलती है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि डिविएशन जो है, अंतर है परफॉर्मेंस में, अगर नहीं आ रही है, मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल को तो ये लगेगा कि भाई टीचर्स बहुत अफेक्टिवली क्लास को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। कई बार टीचर्स हो सकता है भाई अर्जेंट मैटर को भी दबा दे, होता है ना कि भाई ये मतलब नहीं है ना क्लास में से शोर नहीं आ रहा, अगर क्लास में से शोर नहीं आ रहा तो टीचर बहुत अफेक्टिवली पढ़ा रहा है, ये तो नहीं होता ना हर बार। जो टीचर बिल्कुल शांत करके पढ़ा रहा है बच्चों को, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा नहीं जाता, आपने भी नोटिस करा होगा। तो वही चीज़ है कि सब कुछ चुप रहना या कोई भी गलती नहीं आना, ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये गलत इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है एक किसके, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था हमारा MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। पूरा बच्चों क्लियर? थर्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी क्या होती है? रणनीति बनाना। तो रणनीति कब बनाते हैं हम? रणनीति रोज नहीं बनाते हैं, रणनीति तभी हम बनाते हैं जब हमें कॉम्पिटिटर्स को बीट करना हो, या फिर जब हम नए मार्केट में आए हों, हमें सर्वाइव करना हो, प्रॉफिट कमाना हो, ग्रोथ करनी हो। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होता है? प्लानिंग का ही एडवांस रूप होता है। जब हम प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब सोचना, कल हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। स्ट्रेटेजी मतलब जब हम एक्चुअल में प्लान बना ले, 15 तारीख को सुबह 9 बजे ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको स्पोर्ट्स का। अगर इंडिया किसी लोअर टीम के साथ खेल रही है, वहाँ पर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर टॉप टीम के साथ खेल रही है, फाइनल खेल रही है, तो वहाँ पर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किसके आउट होने के बाद कौन आएगा, कैसा होना चाहिए सिचुएशन में, कौन अच्छा खेलेगा, तो वहाँ पर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, राइट। स्ट्रेटेजी क्या है? प्लानिंग का एडवांस रूप है। ये तब बनाई जाती है जब कंपटीशन टफ हो, सिवियर हो और हमें मार्केट में अपना नाम बनाना हो। फीचर्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक मेथड है, बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है। पूरी मीटिंग होती है, मीटिंग में सब अपनी अपनी राय देते हैं, उस राय में जो भी रिजल्ट निकलता है उसकी एक स्ट्रेटजी बनती है। कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल जी, ये मैनेजमेंट का कमिटमेंट है। सब सारे एकजुट होकर जब कोई आउटपुट देंगे, अपना अपना इनपुट देते हैं, वहीं से स्ट्रेटजी बनती है। तो ये कमिटमेंट है। अगर स्ट्रेटजी बन गई तो सबको वो फॉलो करनी पड़ेगी एनी हाउ। अगर एक टीम में अगर एक कैप्टन ने कुछ चीज़ सोची है तो वो चीज़ सारे प्लेयर्स को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी सेम ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई स्ट्रेटजी बनती है, टॉप लेवल अगर कोई स्ट्रेटजी बनाता है, वो मिडिल और लोअर लेवल को भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बनती है, मतलब फ्यूचर के लिए बनती है, पास्ट के लिए नहीं बनती है। हमेशा प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या बनती है? फ्यूचर के लिए, कि हमें इतनी तारीख को इतने काम करना है, ये करना है, वो करना है। डन बाय टॉप लेवल, मैं बता चुका हूँ आपको, टॉप लेवल स्ट्रेटजी बनाता है क्योंकि सबसे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट माइंड वाले लोग कहाँ रहते हैं? टॉप लेवल पे निवास करते हैं, राइट। चलिए, डायनेमिक प्रोसेस है। जी हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी हमें बार बार चेंज करनी पड़ती होता है। स्पोर्ट्स का मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह गेम वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको बनानी पड़ती है। आप गेम भी खेलते हैं, कंप्यूटर में जो भी गेम खेलते हैं, PUBG वगैरह जो भी आप गेम खेलते हैं, वहाँ पर आपको हर सिचुएशन में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। हो सकता है कहीं और से प्लेयर आ रहा हो, कहीं और से कुछ हो रहा हो, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है।
पूरा बच्चों क्लियर। डायरेक्शनल प्लानिंग का ही एडवांस रूप है, मैं पहले बता चुका हूं। जब प्लानिंग को एक डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब आपको क्लियर हो जाए कि भैया, जैसे मैं बताया हूँ आपको, जब तक रिजल्ट की नहीं, पेपर की डेट नहीं आई थी कि इतनी तारीख को ये इसका पेपर नहीं होगा, तब तक वो प्लानिंग था। जब पेपर डेट सेट हो जाती है कि इतनी तारीख को ये पेपर है, इतने टाइम पे ये पेपर है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्लानिंग, राइट। एक होता है सोचना, एक होता है डेफिनेट करना कि इतने तारीख को इतने बजे इतने समय पे ये चीज होगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्लानिंग, राइट। इंपॉर्टेंस देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उससे ऊपर फीचर्स थी, ये है इंपॉर्टेंस। एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। दोज कंपनी हु मेड स्ट्रेटेजी ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन ओनली सर्वाइव इन द फियर्स कॉम्पिटिशन। जो तगड़ा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, वही कंपनी सर्वाइव कर पाएगी जिनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है, और वही बच्चा अच्छा स्कोर भी कर पाता है जिनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, राइट। तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी और एग्जाम में भी। इफेक्टिव एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस को स्मूथली रन करना है, लंबे समय तक रन करना है और बिना किसी दिक्कत परेशानी के रन करना है, तो यू हैव टू मेक एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, हर वर्कर को पता लग जाता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को पता लग जाता है हमसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है और हमें रेगुलर बेसिस पे क्या क्या काम करने हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। प्लस ये मोटिवेशन भी है, जब हमें पता रहता है क्या करना है, ये करने से हमें ये मिलेगा, ये करने से हमें ये होगा, तो मोटिवेशन तो आता ही आता है। फोर्थ है हेल्पफुल इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जब अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हमें क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फैक्ट और फिगर मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। फिफ्थ है रिड्यूसेस रेजिस्टेंस फॉर चेंजेस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जब वर्कर्स चेंजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। आपने कोई वर्कर्स को काम दिया और वर्कर्स ने मना कर दिया, भैया मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये रेजिस्टेंस जो है चेंज का रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, वर्कर्स मना नहीं करते हैं जब उनको ये पता लग जाता है कि ये मैनेजमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है और हमने ये काम उनको करके दे दिया तो हमें ये इंसेंटिव, ये प्रॉफिट मिलेगा, तो भैया कोई क्यों रेजिस्ट करेगा, मना करेगा। पूरा क्लियर। फिर आता है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेगा, उनको पता है कि भैया ये करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर नहीं करा तो ये पनिशमेंट भी मिल सकता है, तो मोटिवेट रहता है, राइट। स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्ट्रेटेजी में आप उनको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि भैया आपको ये काम करना है, ये काम करोगे तो ये प्रॉफिट होने वाला है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये 6 इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, राइट। तो ये है इमर्जिंग मोड्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। एमबीए हो गया और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों में से एक टॉपिक इस एग्जामिनेशन में आपके आने वाला है, ये कंफर्म है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी हम करने वाले हैं, जैसे ये रिवीजन सीरीज कंप्लीट होती है। मैं बहुत ही जल्द, ये रिवीजन सीरीज आपका हर डे वीडियो आ रहा है अब आपका, बहुत ही जल्द एग्जामिनेशन में मैं आपको 3 दिन, मिनिमम 3 दिन सेल्फ स्टडी के देने वाला हूं। जो भी मुझे रामायण या महाभारत आपको पढ़ानी है वो मैं 3 दिन पहले आपकी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि सेल्फ स्टडी का, खुद को एनालाइज करने का आपको 3 दिन का एटलीस्ट टाइम मिले, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाता रहूँगा। मुझे आपकी नॉलेज का, आपके इंटेलिजेंस का, आपके लेवल का नहीं पता होगा। वही गलती टीचर्स भी करते हैं स्कूल में, कोचिंग वगैरह में, वो गलती मैं नहीं करूँगा बच्चों के साथ। एटलीस्ट मैं आपको 3 दिन का वक्त दूंगा ताकि आप खुद की परफॉर्मेंस को रात दिन एक करके एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकें। पूरा बच्चों क्लियर। ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।